हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिए। हम लोग आज के इस क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट का भारतेंदु युग जो अभी पढ़ रहे हैं, भारतेंदु युग का प्यारे बच्चे आखिरी क्लास करेंगे, ठीक है। और ये 8वां क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको भारतेंदु युग से संबंधित 7 क्लासेस प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आज के इस क्लास के बाद आप लोग उन सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं सभी के सभी टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और मैंने हर एक टॉपिक को बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है, आज के इस क्लास में हम लोग भारतेंदु युग के सीमांकन के बारे में पढ़ेंगे। सीमांकन कहने का मतलब यह है कि भारतेंदु युग का जो काल अवधि रहा था वह काल अवधि क्या था, इसके बारे में हिंदी के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना तर्क दिया है। उन सभी तर्कों को जानेंगे। इसके बाद बच्चे हम लोग भारतेंदु युग के नामकरण के संबंध में कुछ तथ्यों को जानेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं, तो आप लोगों को शिद्दत के साथ क्लास से जुड़े रहना है। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है, अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं, आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पहले टॉपिक की। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है भारतेंदु युग का सीमांकन। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और हेडलाइन बनाएंगे बच्चे, भारतेंदु युग का सीमांकन, ठीक है। अब सीमांकन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी कि सीमांकन का अर्थ यहां पर जो है काल अवधि से है। किससे है बच्चे? काल अवधि से, यानी कि कब से कब तक जो है आपका भारतेंदु युग रहा है हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में, हम उसको जानेंगे। देखिए, तो बात करते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु युग के सीमांकन के संबंध में जो है विद्वानों में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी के विद्वान जैसे कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचना की दृष्टि से इसका काल निर्धारण करते हैं और रचना को ध्यान में रखते हुए ये बताते हैं कि भारतेंदु युग जो है यह 1850 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक का जो काल रहा है, यह आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, आगे और चलते हैं तो आगे इस क्रम में मिश्र बंधु विनोद जी आते हैं और मिश्र बंधुओं के द्वारा जो बताया जाता है वह क्या बताया जाता है। देखिए, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि मिश्र बंधु ने बताया कि भारतेंदु युग का जो सीमा अवधि रहा था वह रहा था 1869 ईस्वी से लेकर के 1888 ईस्वी तक। देखिए, अब यहाँ पर अंतर क्या आ जाता है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया 1850 से लेकर के 1893 ईस्वी तक, जो कि भारतेंदु जी के रचना के आधार पर था। और यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद जी बताते हैं कि 1869 से लेकर के 1888 तक का काल जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। तो अंतर आप देख पा रहे हैं। चलिए, इसी प्रकार से जो है अगला जो आपके हिंदी के विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भारतेंदु युग के बारे में बताते हैं कि इनका जो समय अवधि रहा था वह 1870 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा था, यह आधुनिक हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी मानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग का जो समय रहा है बच्चे, वो 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है यह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मतलब आपने क्या देखा यहाँ पर? मतलब आपने देखा कि जो अलग अलग हिंदी के विद्वान हुए उन्होंने अपने अनुसार जो है भारतेंदु युग का समय अवधि अलग अलग बताया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारतेंदु युग का जो सीमांकन है उसकी जो काल अवधि है बच्चे, इसमें काफी ज्यादा विद्वानों के बीच मतभेद देखने को मिलती है। हालांकि इन सभी के बाद अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है इसका प्रकाशन कब होता है बच्चे? 1868 ईस्वी में। अब यहां से जो है हम ये चीज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारतेंदु की जो रचना है 1868 ईस्वी में आती है एक पत्रिका के रूप में, ठीक है, जहां से हम मान सकते हैं कि भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। क्योंकि भारतेंदु युग का जो नामकरण है बच्चे वो किसके नाम पर किया गया है? तो आपका जवाब होगा
सर भारतेंदु युग का जो नामकरण है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से प्राप्त होता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, जो 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह कह लीजिए या फिर इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहें तो 1857 के विद्रोह को ही भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना? तो अगर आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। क्या याद रखेंगे बच्चे? 1857 ईस्वी की क्रांति, ठीक है। 1857 ईस्वी की जो क्रांति रही है वह भारतीय इतिहास में भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना गया। और यह एक ऐसी क्रांति थी बच्चे जो सफल तो नहीं हो सका, लेकिन भारतीयों के बीच में एक नव जागरण की लहर पैदा कर दी। किसकी लहर पैदा कर दी बच्चे? तो नव जागरण की लहर पैदा कर दी। लोगों की जो मानसिकता थी वह मानसिकता में परिवर्तन आना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले प्यारे बच्चे हमारा भारत जो है यह ब्रिटिश शासकों के गुलाम था। ये बात मैंने आपको बार बार बताई है ना? ब्रिटिश शासकों के जो गुलाम था बच्चे, तो इस स्थिति में क्या था, तो यहाँ जो निवास करने वाले लोग थे वह सभी का मानसिक एक तरीके से जो है गुलाम हो चुका था अंग्रेजों का, है ना? और वह सब जो है अंग्रेजों के तरह ही सोचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि लोगों को आदत बन चुकी थी। अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, दमनकारी नीति जो थी अंग्रेजों की, उसके दबाव में आकर जो है लोगों की मानसिकता भी एक तरीके से गुलाम हो चुका था। लेकिन जब 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है तो लोगों के अंदर एक नई लहर पैदा होती है, नया चीज का विकास हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में अगर आधुनिक काल की बात करते हैं तो आपका भारतेंदु युग शुरुआत होता है पहले। तो इसीलिए जो है भारतेंदु युग का प्रारंभ हम 1857 ईस्वी से मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहना जो है गलत नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस युग का जो अंत माना जाता है प्यारे बच्चे, वह किससे माना जाता है? तो देखिए आपकी एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका, ठीक है बच्चे, सरस्वती पत्रिका। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, सरस्वती पत्रिका जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारी पिछली क्लास करी होगी तो आप सभी बच्चे को ये जानकारी पता होगा कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है यह किसके द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं। तो देखिए सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन होता है बच्चे, यह 1900 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है? 1900 ईस्वी में। और इसी 1900 ईस्वी में जो है क्या हो जाता है, तो आपके भारतेंदु युग का अंत माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? भारतेंदु युग का क्या माना जाता है? आप कहोगे सर अंत माना जाता है। समझ में आई बात? तो इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतेंदु युग के सीमा अवधि के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत देखने को मिला। किसी ने 1850 से लेकर 1893 बताया। मिश्र बंधु ने प्यारे बच्चे 1869 से 1888 बताया। राम कुमार वर्मा जी जो हैं 1870 से 1900 बताया, ठीक है। रामविलास शर्मा जी 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक बताया। लेकिन अगर हम भारतेंदु युग के प्रारंभिक समय की बात करते हैं तो नव जागरण की जो चेतना है प्यारे बच्चे भारतीयों के अंदर या फिर हिंदी साहित्य के अंदर 1857 के विद्रोह से ही आ जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो शुरुआत है यह शुरुआत 1857 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। और हिंदी की एक पत्रिका जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में होता है, और इसी पत्रिका के साथ जो है भारतेंदु युग का अंत माना जाता है। तो जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा भारतेंदु युग के सीमांकन के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट कर देना, क्या आप इसका आंसर कर पाओगे? ठीक है, यस और नो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए बात करते हैं आपसे जो यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। जैसे कि यहां से क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइप में पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चे? शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु युग के, है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा नोट करिएगा, भारतेंदु युग के सीमांकन पर, है ना, सीमांकन पर क्या करे बच्चे? सीमांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी करे, ठीक है। इस टाइप से आपसे बच्चे क्या करेगा, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने मार्क का क्वेश्चन होगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है आराम से भारतेंदु युग की सीमांकन के बारे में आंसर कर लोगे, ठीक है। अब आ जाइए बात कर लेते हैं हम लोग भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में। भारतेंदु युग के नामकरण को लेकर भी कई सारे तर्क हैं।
जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि भारतेंदु युग को हम नव जागरण का काल भी कहते हैं और इसी को जो है पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है कि नहीं। तो अब ऐसा क्यों कहा जाता है, समय अवधि तो आप समझ लिए कि 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय रहा था, यह आधुनिक इतिहास में, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। भारतेंदु युग को हम और भी किस नाम से जानते हैं, तो नव जागरण काल के नाम से जानते हैं और फिर क्या जानते हैं बच्चे, पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, जैसे कि 1857 ईस्वी में क्या होता है, तो विद्रोह होता है। पूरे भारत में जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी स्तर पर बदलाव देखने को मिल जाता है ना। और इस विद्रोह ने जो है लोगों के अंदर नव जागरण की चेतना जगा दी। लोग जो है नए नए तरीके से सोचने लगे और जो ब्रिटिश शासक था उसका जो है बागडोर भी क्या होता है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होता है प्यारे बच्चे, तो यह बागडोर अब ब्रिटिश के महारानी जो है एलिजाबेथ के हाथ में चली जाती है। तो ये सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है लोगों के दृष्टिकोण में भी बदलाव देखने को मिलता है। लोग अलग अलग प्रकार से जो है वैज्ञानिक तौर तरीकों से सोचना शुरू कर देते हैं। लोगों के अंदर जो है नए संस्कारों की उत्पत्ति हो जाती है। इन सभी चीजों में काफी तेजी देखने को मिलता है 1857 की क्रांति के बाद। इसके साथ साथ अब बहुत सारे हमारे देश में जो है ऐसे नेता हुए, ऐसे जो है क्रांतिकारी योद्धा हुए जिनके द्वारा जो है हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनेकों प्रकार की पहल चलाई गई। जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया, है ना। क्या कहते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना किया गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया। और इन सभी स्थापनाओं के साथ साथ जो है क्या होता है, तो जो हमारे देश के अंदर पुरानी रूढ़ियां चल रही होती है, पुरानी परंपराएं चल रही होती है, उन सभी परंपराओं को प्यारे बच्चे क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और तोड़कर एक नए समाज के निर्माण के दिशा में हमारा देश जो है यह अग्रसर होता है। और ये सारी बातें जो है हिंदी साहित्य में समाहित की जाती है। तो इस तर्ज पर हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य भी जो है यह एक नए मोड़ की तरफ चला जाता है। और इस सभी कारणों से जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग को नव जागरण के नाम से जानते हैं या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि नया नया चीज आ गया। तो नव जागरण मतलब नया जागरण, नई चीजें का विकास होना, है ना। पुनर्जागरण मतलब जो सोया लोग था वह अब जग गया, है ना। पुनर्जागरण, फिर से जग गए लोग, ठीक है। तो इसलिए जो है भारतेंदु युग को नवजागरण का काल कहते हैं, पुनर्जागरण का काल कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्यारे बच्चे 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को किसके नाम से जाना गया, तो भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, जो कि महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कृतियों के आधार पर इसका नामकरण किया गया। तो नामकरण के संबंध में आप कह सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नामकरण के आधार पर जो है उनके साहित्यों की रचना के आधार पर इस युग का नाम क्या पड़ा, तो भारतेंदु युग पड़ा। आगे बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्यारे बच्चे हिंदी के गद्यों का जनक भी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को जानकारी ये पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भारतेंदु युग से प्यारे बच्चे पहले की बात करें तो हिंदी साहित्य में पदों की रचना की जाती थी, कविताओं की ज्यादातर रचना की जाती थी। लेकिन आधुनिक काल जैसे ही प्रारंभ होता है, भारतेंदु युग से जो है क्या होता है, तो गद्यों की रचना शुरू हो जाती है। और इसीलिए प्यारे बच्चे जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल के नाम से जाना जाता है, गद्य काल के नाम से। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, इन्होंने गद्य की भाषा को हिंदी में परिष्कार तो किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने पद की जो भाषा थी आपकी ब्रज भाषा, इस ब्रज भाषा को भी इन्होंने काफी बढ़ावा देने का काम किया। और आपको मैंने जब पढ़ाया था हिंदी साहित्य के क्या कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मंडल थे, उस भारतेंदु मंडल में जो काफी सारे कवि हुए, काफी सारे कवियों ने जो अपनी रचनाएं की किस भाषा में किया, उसमें अधिकतर कवि ने जो है अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पद की भाषा शैली जो ब्रज भाषा रही थी, ब्रज भाषा शैली को भी भारतेंदु युग में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला। इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान यह भी है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया रास्ता दिखाया। अब नया रास्ता कैसे दिखाया, तो हम इसको समझते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं थी या भारतेंदु मंडल के सभी कवियों के द्वारा जो रचनाएं किया गया भारतेंदु युग में, उन सभी रचनाओं में प्यारे बच्चे देश के हित के लिए चीजों को रखा गया।
राष्ट्र के हित के लिए रखा गया है ना, और समाज के हित की भावनाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया, ताकि जो सामाजिक नीतियां थी वो सामाजिक नीतियां उभर कर सामने आई। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल में कई सारे काव्य आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वहां पर जैसे भक्ति भाव भक्ति काव्य था, तो भक्ति सिर्फ भक्ति की बात हो रही थी। ठीक है, या धार्मिक काव्य था प्यारे बच्चे, तो वहां पर धर्म की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? धर्म की बात। अलग अलग प्रकार के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से कई धर्म का विकास हुआ। रासो काव्य आया, उसमें राजा महाराजाओं की चर्चा हुई, लोगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक काल में जो गद्य रचनाएं की गई या पद रचनाएं की गई, उसमें लेखकों के द्वारा प्यारे बच्चे राष्ट्र के हित के लिए सोचा गया, और साथ में समाज का उत्थान कैसे हो सकेगा उस पर विशेष बल दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को एक नया दिशा देने वाला जो था वह कौन था प्यारे बच्चे? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, और भारतेंदु मंडल के सभी कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मझी हुई परिष्कृत भाषा, मझी हुई परिष्कृत भाषा कहने का मतलब यह है कि लोगों के बीच में जो भाषाएं चलती थी, जैसे बोलचाल की भाषा आप कहते हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग आसपास में रहकर एक दूसरे के साथ जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी भाषाओं में जो है उन्होंने अपनी रचना को करने का प्रयास किया, ताकि क्या हो सके, लोग उसको पढ़ सके, लोग उसको जान सके और समझ सके। जैसे ही लोग सारी चीजों को समझेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हर चीजों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। चलिए आगे जो है प्यारे बच्चे, इस तरह से जो है उन्होंने भाषा के विवाद को भी खत्म कर दिया। भाषा संबंधी जो विवाद था हिंदी साहित्य में, यह भाषा संबंधी विवाद भी क्या हो गया, तो भारतेंदु युग से खत्म हो गया, और सारी चीजें जो है नए रूप से आपके सामने आ गई। समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो आपका भारतेंदु युग रहा है, भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में अपनी जानकारी लिख सकते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, क्या आप लोगों को भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में, ठीक है, भारतेंदु युग के नामकरण के बारे में ये जानकारी समझ में आई? चलिए फटाफट से आप लोग बच्चे एक बार कमेंट कर देना, यस और नो। ठीक है, यस गुरुजी और नो गुरुजी। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि आपको भारतेंदु युग का नामकरण अच्छे से समझ में आया। चलिए, तो ये दो जानकारी जो थी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से बच्चे आपके भारतेंदु युग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे? भारतेंदु युग जो है अब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भारतेंदु युग में आपको जो भी टॉपिक करना था मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद बच्चे आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, और अब महामैराथन के बाद ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी बच्चे, और ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, द्विवेदी युग। ये भी जो है बहुत बड़ा युग रहने वाला है। द्विवेदी युग की शुरुआत करेंगे, और द्विवेदी युग को अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में ही पढ़ना है। कहां पर पढ़ना है बच्चे? यूनिट नंबर फर्स्ट में ही आपको द्विवेदी युग के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना हमें कि क्या आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आई। और यहां से देखिए बच्चे, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जरा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जैसे कि आपसे पूछेगा भारतेंदु युग के सीमांकन, क्या पूछेगा बच्चे? भारतेंदु युग के सीमांकन एवं नामकरण की व्याख्या करें। क्या करे बच्चे? नामकरण की व्याख्या करें। तो आपको जो दो टॉपिक मैंने अभी कराया है, इस दोनों टॉपिक को क्या करना है, इसके आंसर में इंक्लूड कर देना है। अगर आप इतना कर देते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो 10 नंबर के क्वेश्चंस है, जिस तरीके से मैंने आपको लिखकर बताया है बच्चे, है ना, जैसे यहाँ पर हर एक टॉपिक को लिखा है मैंने, अगर आप ऐसे ही लिख देते हो तो कहीं ना कहीं आपको 10 के 10 नंबर मिलने की पूरी चांसेस हो जाएगी। समझ गए बच्चे? तो आपने दो क्वेश्चंस आज कर लिया, और ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिया। अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में आप लोगों से मैं रोज कहता हूं कि आप लोग खुद का नोट्स जरूर बनाइए। खुद का नोट्स बनाने से आपके कई सारे फायदे हैं। पहली फायदा, आपकी लेखन शैली में परिवर्तन होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस होगी। दूसरा फायदा कि लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है। लिखने से चीजें क्या होती है बच्चे? ज्यादा याद होती है। आप लोग पीडीएफ वगैरह के चक्कर में रहते हैं बच्चा, आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड भी करवा दूं तो पीडीएफ सिर्फ धरे के धरे आपके फोन में रह जाएगा।
लेकिन आप अगर खुद से इसको लिखते हो, क्लास को देखकर चीजों को याद करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, ये ज्यादातर आपके माइंड में बना रहता है और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, है ना। पीडीएफ के फेर में मत रहिए। हालांकि पीडीएफ की बात है तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा ही देता हूं, है ना, करवा ही दूंगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। लेकिन विशेष कोशिश करिए कि आप खुद का नोट्स बनाइए। इससे क्या फायदा होगा कि एग्जाम के टाइम में बच्चे आपके पास जब नोट्स उपलब्ध रहेगा तो आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकोगे। और अपना लिखा हुआ जो नोट्स रहता है ना, उसमें रिवीजन करने का कुछ अलग ही मजा आता है। तो आप लोग उस हिसाब से जो है नोट्स तैयार करिए, रिवीजन करिए और नोट्स हमें भी जरूर शेयर कीजिए। देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। इस नंबर पर आप अपना नोट्स जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं आप लोग अपना नोट्स कैसे बनाते हैं। और जो बच्चे अच्छे से नोट्स बनाइएगा उसको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग नोट्स तैयार करिए, आगे भी आपको यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। ये सारी टॉपिक, ये सारी बातें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आगे काम आएगी। चलिए, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।